नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 10th के अंदर एसएसटी में पार्ट 6 केंद्र सरकार। इसमें हमने काफी कुछ हद तक अध्ययन कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट बिंदु होगा वो है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मंत्री परिषद का जो निर्माण है वो किस रूप में किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो संविधान का अनुच्छेद 74, मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 क्या बताता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में ये बात उल्लेखित है। इसमें अनुच्छेद 74 में क्या बात उल्लेखित की गई है? ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन, राष्ट्रपति जो है उसके कार्य है, कार्य के संपादन में सहायता एवं परामर्श के लिए किसका गठन किया जाएगा? एक मंत्री परिषद का। मतलब अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को परामर्श व सलाह के लिए मंत्री परिषद क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। मतलब कुछ व्यक्तियों का एक समूह होगा जो उसके कार्यों के संपादन व सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। और इसका प्रधान किससे बताया गया? प्रधानमंत्री। इसमें प्रधान किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री। और सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद कार्य करेगी। और इस मंत्री परिषद की सलाह के माध्यम से जो संविधान की जो प्रक्रियाएं हैं, संविधान के जो कार्य हैं, उनका संपादन राष्ट्रपति करेगा इसकी सहायता के माध्यम से। राष्ट्रपति भी इसके अंदर इसका सहयोगी रहेगा, लेकिन किस रूप में रहेगा? वो एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में, यानी प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख। क्या होता है इसके अंदर? संवैधानिक प्रमुख, यानी संवैधानिक प्रमुख की भूमिका जो निभाई जाएगी मंत्री परिषद में, वो किसकी निभाई जाएगी? राष्ट्रपति। और एक वास्तविक प्रधान के रूप में कौन काम करेगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति किस रूप में होगा? संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 के द्वारा एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को क्या करेगी? सलाह मशवरा के लिए कार्य करेगी। अब हम मंत्री परिषद के गठन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मंत्री परिषद का गठन किस तरीके से किया जाता है और उसमें कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। तो मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन, नंबर 1 प्रधानमंत्री की इसमें क्या बताएगी? है नियुक्ति। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके आधार पर की जाती है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। अब अनुच्छेद 75 क्या बताता है कि इसके अनुसार क्या बताया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। यानी अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। क्या बताया गया इसमें कि अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? इसकी
नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकारी होगा, जिसमें अनुच्छेद कौन सा काम में लिया है, 75, और अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया, एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने के लिए कार्य करेगी। ठीक है, इस तरीके से। और अब राष्ट्रपति जो क्या करेगा कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाएगी, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्री परिषद का गठन करेगा। मंत्री परिषद का गठन करना है तो उसमें किसकी सलाह ली जाएगी, प्रधानमंत्री की सलाह ली जाएगी, तभी मंत्री परिषद का क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बिंदु है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अब देखो प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का जो चयन है वो किस आधार पे हो रहा है, इसमें एक चीज बताई गई है कि अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है, जो मंत्री है उन मंत्रियों की जो नियुक्ति है, नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है। संवैधानिक स्थिति क्या बताई गई है, संविधान का मतलब कानून सम्मत स्थिति बताई गई कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से या सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति क्या करेगा मंत्रियों के चयन में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय या सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अब देखो इसमें क्या था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय या सलाह मानने के लिए क्या किया गया, इसमें बाध्य किया गया, मतलब उसको प्रधानमंत्री के अनुसार ही कार्य करना होगा। मंत्रियों के चयन के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाएगा, तो दोनों ही सामंजस्य के आधार पर, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक दूसरे की सलाह के माध्यम से मंत्रियों का चयन करेंगे। अब मंत्रियों में कार्य विभाजन किस तरह से उनको कार्य विभाजन करना है, मंत्रियों में कार्य विभाजन। अब देखो मंत्रियों में जो कार्य विभाजन है किस आधार पे वहां पे किया जाएगा कि मंत्रियों के गठन, यानी मंत्रियों की मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात प्रधानमंत्री के द्वारा, अब प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा कि प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। कैसी शक्ति प्राप्त है, प्रधानमंत्री को कैसी शक्ति दी गई है, प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है कि कोई मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है क्या प्राप्त है कि प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। प्रधानमंत्री को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि कई बातों को उसे ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का चयन करना है, और यानी कार्यों का विभाजन करना है। मंत्रियों के अंदर जो कार्य विभाजन किया जाएगा प्रधानमंत्री के तरीके से कि विभागों का जो आवंटन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा कि फला व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किस व्यक्ति के पास में कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए और कौन सा व्यक्ति किस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कार्य कर सकता है, अच्छे से कार्य कर सकता है, उसी व्यक्ति को वो डिपार्टमेंट दिया जाएगा। इस तरीके से विभागों का आवंटन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति भी दी गई है, जिसमें विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातें व्यवहारिक तौर पे उसे ध्यान में भी रखना होता है, तब जाके प्रधानमंत्री क्या करेगा, उन विभागों का सही तरीके से आवंटन कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। अब मंत्री तो है लेकिन उनके लिए आवश्यक योग्यताएं भी है, क्या है, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या बताई गई है,
अब देखो मंत्रियों के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वो इसमें इस तरीके से बताएगी। मंत्रियों का सदस्य बनने के लिए यानी मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से, कानूनी रूप से ये बात महत्वपूर्ण है। क्या बात महत्वपूर्ण है? कि संसद किसी सदन का सदस्य हो, मतलब संसद के वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? संसद के किसी सदन का सदस्य, संसद के किसी सदन का सदस्य हो। क्या होना चाहिए? वो संसद के किसी सदन का सदस्य भी होना आवश्यक है, तभी वह व्यक्ति क्या बन सकता है? मंत्री परिषद में मंत्री पद पे कार्यरत हो सकता है। कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो मंत्री तो बना दिया लेकिन वो संसद के किसी भी सदन का क्या नहीं है? सदस्य नहीं है। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? उस स्थिति के अंदर क्या निर्णय लिया जाएगा? उस स्थिति में ये निर्णय होगा कि उसे 6 महीने के भीतर उसे 6 महीने के अंदर क्या है कि उसे संसद के किसी एक सदन की सदस्यता लेना आवश्यक है, तब जाके वो मंत्री परिषद में बना रह सकता है। संसद सदस्य न होने की स्थिति, न होने की स्थिति पर 6 माह में सदस्य होना आवश्यक है। मतलब संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, तभी वो व्यक्ति क्या बन सकता है? मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद के अंदर उसका चयन हो सकता है। ठीक है। और संसद सदस्य न होने की स्थिति में अगर वो संसद सदस्य नहीं है तो उस स्थिति में उसे 6 महीने के भीतर किसी भी एक सदन की उसे सदस्यता लेना आवश्यक है। अन्यथा अगर वो सदस्य नहीं बन पाता है तो वो मंत्री परिषद के अंदर रह भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति ध्यान हो आपको। तो ऐसे अरुण जेटली जो कि वो किसी भी सदन के किसी भी सदस्य नहीं थे और वित्त मंत्री थे नरेंद्र मोदी जी के काल के अंदर, प्रथम कार्यकाल के अंदर, तो उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। मतलब वो राज्यसभा के सदस्य बनके क्या है? वित्त मंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला था। अब मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण 5वां बिंदु है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। अब देखो मंत्रियों द्वारा जो शपथ ग्रहण का जो कार्य है, मंत्रियों के द्वारा क्या किया गया कि पद ग्रहण करने से पूर्व, मतलब पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की उसे क्या ली जानी आवश्यक है? शपथ दिलाई जाती है। मतलब मंत्री बनने से पूर्व उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण जो की जाती है उसमें पद व गोपनीयता की शपथ लेना आवश्यक होता है। ठीक है। अब मंत्रियों का कार्यकाल, नेक्स्ट बिंदु है मंत्रियों का कार्यकाल। अब मंत्रियों का जो कार्यकाल है उसके बारे में क्या बताया गया है कि मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मतलब मंत्री परिषद का कार्यकाल क्या नहीं बताया गया? निश्चित नहीं होता है। मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है, यानी मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे विश्वास मत प्राप्त है। मतलब उसे लोकसभा के अंदर क्या है कि संसद का विश्वास मत प्राप्त है। संसद के अंदर जब तक मंत्री परिषद को विश्वास मत प्राप्त है तो मंत्री परिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल, यानी मंत्री परिषद लोकसभा के कार्यकाल तक ही क्या बनी रह सकती है? वो
मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है और सामान्यतः 5 वर्ष, और लोकसभा का कार्यकाल कितना बताया गया 5 वर्ष, तो 5 वर्ष तक ही वो अपने पद पर बनी रह सकती है। और अपने पद पर बने रहने के लिए उसे लोक संसद के अंदर, संसद में उसे क्या हासिल होना जरूरी है, उसको विश्वास मत हासिल होना आवश्यक है, तभी मंत्रिपरिषद स्थायी रूप से कार्य कर पाएगी। और जब तक लोकसभा को संसद के अंदर विश्वास मत प्राप्त है तब तक ही मंत्रिपरिषद का अस्तित्व बरकरार रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। 7वां बिंदु है मंत्रियों के वेतन। मंत्रियों के वेतन व भत्ते जो कि संसद के द्वारा क्या रहते हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्य यानी प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्य और राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को मासिक वेतन और निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनको प्रत्येक माह वेतन दिया जाना आवश्यक बताया गया है। लेकिन जो ये वेतन भत्ते जो उनको दिए जाएंगे वो हमारे देश की जो संचित निधि है उस संचित निधि से इनको ये क्या है वेतन भत्ते दिए जाते हैं और समय समय पर संसद द्वारा इनका निर्धारण भी किया जाता है, मतलब कम ज्यादा किया जा सकता है। तो संसद के द्वारा ही ये सब कुछ क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अब मंत्रियों की श्रेणियां, नेक्स्ट बिंदु है मंत्रियों की श्रेणियां। हमारा 8वां बिंदु होगा मंत्रियों की श्रेणियां। आठवां बिंदु है मंत्रियों की श्रेणियां। अब देखो मंत्रियों की जो श्रेणियां वो 3 प्रकार की है। 3 प्रकार, कितने प्रकार बताए गए, मंत्रियों की श्रेणियों के 3 प्रकार बताए गए। ठीक है, नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, और नंबर 3 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इस तरह से मंत्रियों की जो श्रेणियां निर्धारित की गई वो 3 प्रकार के मंत्री हमारे यहाँ पे हैं। अब 3 प्रकार के जो मंत्री हैं, मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं जिसमें मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, ये 3 प्रकार की श्रेणियां हमारे यहाँ निर्धारित की गई है। जिसमें प्रथम श्रेणी के मंत्री, ये कौन से हैं, प्रथम श्रेणी, ठीक है, और ये कौन से हो गए, सेकंड श्रेणी के, और ये थर्ड श्रेणी के। तो ये 3 श्रेणियां इनकी होती है और इनके पास में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, इनके पास में स्वतंत्र विभाग होते हैं, जैसे कानून मंत्री, चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है, और बहुत से ऐसे पद हैं जो स्वतंत्र रूप से ये क्या कर सकते हैं, उसमें कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से उस विभाग के अधिकारी होते हैं कैबिनेट मंत्री। फिर बाद में राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों को क्या है, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को जहां सहायता की आवश्यकता है और विभागों का कार्य आसान करने के लिए राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन कभी कभी इनको भी क्या किया जा सकता है कि कुछ विभागों के अंदर इनको हिस्सेदारी दी जा सकती है। फिर होते हैं तीसरे स्तर के मंत्री, उप मंत्री। ये राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए कार्य करते हैं। ये किसकी सहायता के लिए कार्य करते हैं,
राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए कार्य करते, वहां इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरीके से मंत्रियों की श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट, राज्य उप मंत्री, और इनको अलग अलग जो महत्वपूर्ण प्रथम श्रेणी के मंत्री कैबिनेट मंत्री, सेकेंड और तृतीय स्तर, तो 3 प्रकार के इस तरीके से। तो हमने मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन किया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट दिन होगा मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।